हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी लोगों का। सभी लोग ठीक ठाक होंगे बेटा, और सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग अपने अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे और अपने कोर्स का रिवीजन भी आप बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे बेटा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय मिशन सक्सेस की सीरीज में इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको लगवाए जा रहे हैं और अभी हम लोगों ने हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। उसके बाद अभी आप लोगों ने पहला वीडियो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स का भी किया होगा। और इसके साथ ही कुछ बच्चों का बार बार कमेंट आ रहा है कि सर कुछ कॉन्सेप्ट की क्लास भी आप करा दें। आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लास मिले तो आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्ट की क्लास भी पढ़नी है। तो मैं अल्टरनेट डेज में प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ साथ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यादा पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में, उनके भी वीडियोस को रेडी कर दूंगा, जिससे आप सभी लोग उन चीजों को तैयार कर सकें और फिर आप जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लगाएं तो आपका अभ्यास और भी अच्छा हो। तो जैसा हो सब लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कौन कौन चाहता है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट की भी क्लास यूट्यूब पर चालू की जाए। इससे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो सके और न्यूमेरिकल्स को आप लोग लगा ही रहे होंगे और वो आपकी तैयारी को काफी अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो जैसा हो सभी लोग कमेंट करके बताएं। फिलहाल आज मैं उसी क्रम में कॉन्सेप्ट की एक क्लास लेकर के आया हूं, मिरर और लेंस की, जिसमें आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दर्पण और लेंस के सीखेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बाकी लोग कमेंट करके जरूर सभी लोग बताएं। जो जो चाहता है कि उसको कॉन्सेप्ट क्लास भी पढ़नी है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ साथ, तो आप लोग जरूर बताएं। तो मैं अल्टरनेट डेज में जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए तैयार करता हूं तो उसके साथ साथ ही मैं अल्टरनेट डेज में आपको कॉन्सेप्ट की क्लास भी प्रोवाइड करूंगा। बाकी जो बच्चे अभी ऑफलाइन जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो लोग अपने टॉपिक को रिवाइज भी कर लेंगे, और बाकी जो बच्चे दूर दराज इलाकों में हैं, जो लोग अभी कोचिंग क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए हैं या फिर उन्होंने कोविड के बाद में जब क्लासेस ओपन हुई थी तो वो लोग नहीं पढ़ पाए हैं, तो उन लोगों को भी कॉन्सेप्ट क्लास से काफी सहूलियत मिलेगी। और भी जो नए बच्चे हम लोगों के साथ में जुड़ रहे हैं उनकी भी तैयारी कॉन्सेप्ट क्लास से काफी अच्छी होगी। ठीक है, तो ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप भी कमेंट करके बताएं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लास पढ़नी है कि नहीं, तो उसी हिसाब से मैं प्लानिंग करके फिर कॉन्सेप्ट क्लास की वीडियोस भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ठीक है बेटा, तो आज उसी क्रम में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन अर्थात मिरर और लेंस की कॉन्सेप्ट क्लास। तो इसको भी आप लोग रिवाइज करें, जिसका पढ़ा हुआ है टॉपिक को वो लोग रिवीजन करें, और जिसका नहीं पढ़ा हुआ है वो लोग टॉपिक को ध्यान से पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं और तब फिर आप लोग उसको तैयार करें। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ऑप्टिक्स की पहली क्लास, जिसमें आपको पढ़ना है मिरर और लेंस अर्थात दर्पण और लेंस। क्लियर, कॉपी पेन सब लोग निकाल लें और रिवीजन करना स्टार्ट करें। मिरर और लेंस अर्थात दर्पण तथा लेंस। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिरर अर्थात दर्पण और दर्पण से संबंधित कुछ उपयोगी बिंदु और तथ्य जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और एक बात सब लोग ध्यान रखें, केवल हम लोग उन्हीं सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, कोई भी वो एग्जाम हो, चाहे वो डिफेंस का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी कोई एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, जिसमें भी साइंस का सेगमेंट आता है, साइंस का पोर्शन आता है, उसमें हम लोग जो जो मिरर में संभावित प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम लोग उनका अध्ययन करेंगे। और यह वीडियो इसी दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बेटा आप लोग जानते हैं टाइम अब चूंकि बहुत कम धीरे धीरे बच रहा है, तो डिटेल में जो फुल वीडियो होता है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मेन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं दर्पण अर्थात मिरर। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हो दर्पण क्या है। दर्पण एक ऐसी युक्ति है या दर्पण एक ऐसा माध्यम है जो हमको प्रतिबिंब को दिखाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग घरों में अपने प्रतिबिंब को देखने के लिए कि हम कितने खूबसूरत हैं, इस प्रकार अपने प्रतिबिंब को देखने के लिए हम लोग दर्पण का उपयोग करते हैं ना सभी लोग। जैसे ही आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपको एक खतरनाक सा डेंजर सा चेहरा नजर आता है, और वो चेहरा होता है सिर्फ आपका। और वो किसमें चेहरा नजर आता है? वो चेहरा नजर आता है दर्पण में, जिसको हम लोग कहते हैं मिरर। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे हम इतने डेंजर तो नहीं है, हमको तो बहुत खूबसूरत चेहरा नजर आता है। खैर अपनी अपनी बात है। खैर जैसा भी जिसका मन, जैसा अपने आप को देखो, नहा धो के देखोगे सुंदर नजर आओगे, और ऐसे ही देखोगे तो समझ लो कैसे डेंजर खतरनाक दिखोगे। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो दर्पण एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जो हमको प्रतिबिंब को दिखाती है।
है ना, हम लोग कहते हैं उसको आईना, क्या बोलते हैं, आईना। लोग कहते हैं नहीं पहले आईने में देखो अपने आप को, तो आईना का मतलब होता है दर्पण, तो ये मिरर है, ठीक। तो मिरर जो बेटा होता है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक होता है प्लेन मिरर, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और शेयर करो ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके जिनको वास्तव में मैटर या जिनको वास्तव में नॉलेज गेन करके सिलेक्शन को निकालना है, ठीक है ना। आलतू फालतू लोगों के लिए वीडियो नहीं है, उनके लिए है जिनको जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, जिनको मिरर सीखना है, जिनको ऑप्टिक्स में कमांड बनानी है, जिनको वास्तव में फिजिक्स सीखनी है, ये उनके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाला है। और आप सभी लोग प्यारे बच्चे इसी प्रकार के हो जो सीखने के दृष्टिकोण से बैठे हो, ठीक है ना। तो सभी लोग लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि जरूरतमंद बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है बेटा। तो मिरर के बारे में हम लोग जान गए। तो मिरर हमको क्या करता है, प्रतिबिंब को दिखाता है। इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक को बोला जाता है प्लेन मिरर जिसको कहते हो समतल दर्पण, दूसरा जो मिरर होता है उसको क्या कहते हो, बोलो, गोलीय दर्पण जिसको स्फेरिकल मिरर भी कहते हो। क्लियर। गोलीय दर्पण का मींस स्फेरिकल मिरर जिसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव, उत्तल और अवतल दोनों दर्पण आते हैं। और पहला जो मिरर है वो आप लोग जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, उसको कहते हो समतल दर्पण, जो आपके अगल बगल जहां बैठ के पढ़ाई कर रहे हो सर घुमा करके देखो, कहीं ना कहीं घर में रखा होगा या दीवार से चिपका होगा, उसी का नाम है प्लेन मिरर। और कई बार एग्जाम में प्लेन मिरर बहुत पूछा जाता है, देख लिया, बहुत अच्छी बात, हम जानते देखोगे जरूर। तो बेटा ये हुआ पहला मिरर जिसका नाम है समतल दर्पण, कॉपी में नोट भी करते चलें। दूसरा मिरर है अवतल दर्पण जिसको कॉनकेव मिरर कहते हो। तीसरा मिरर जो पेपर में पूछा जाता है इसका नाम है उत्तल दर्पण जिसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हो। तो हम लोग बारी बारी से एक एक मिरर के बारे में कायदे से स्टडी करेंगे और ये कॉन्सेप्ट क्लास आपका जीवन बदलने वाली है, आपके जीवन में प्रकाश लाने वाली है। क्यों? क्योंकि आप प्रकाश को पढ़ रहे हो। क्लियर। तो बेटा ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो प्लेन मिरर होता है वो देखिए कुछ इस टाइप का मैंने बना दिया है। इसका एक सरफेस होता है पॉलिश्ड, उस पर पॉलिश की जाती है। किसकी पॉलिश की जाती है? या तो सिल्वर की होती है, ध्यान रखना, चांदी की पॉलिश। अब खरोचने न लगना, ये चांदी इकट्ठा करके अंगूठी बनवा लो, ठीक है। ये पॉलिश होती है, ये लेड की भी पॉलिश होती है। लेड यानी शीशा जो होता है उसमें पॉलिश ऐसे चढ़ा दी जाती है, ये पॉलिश सरफेस है। और सामने वाला जो तल है जिस पर पॉलिश नहीं होती इसका नाम है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक तल। पढ़ने में सबको अच्छा लग रहा है? इसी प्रकार मन लगा के पढ़ाई को करें। तो एक सरफेस होता है पॉलिश्ड, शीशा उठा के देखो जो आपके आसपास रखा हो, पीछे वाली सरफेस में आपने देखा होगा लाल लाल रंग का कुछ एक मटेरियल सा चढ़ा होता है, ऐसा लगता है कोई लाल पेंट किया गया है, तो लगता नहीं है, वो सही में रेड कलर का पेंट या रेड कलर की पॉलिश होती है। और जो आगे वाला सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग होता है, जिसको परावर्तक कहते हो, जिसके सामने तुम खड़े होकर के अपने आप को देखते हो, अपने आप को आप उसमें देखते हो, अपने प्रतिबिंब को देखते हो, वो सरफेस कहलाता है परावर्तक तल। सभी को समझ में आ गया यार? फील करा दिया। फिजिक्स का मतलब फील करो कॉन्सेप्ट को और फिर आगे की ओर बढ़ो, लेकिन उतना ही फील करना कि आपको समझ में आए, ज्यादा ना फील करना, ठीक है। दूसरा जो होते हैं वो स्फेरिकल मिरर, उसको क्या बोलते हो? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ध्यान से आप समझे फिगर को। ये जो मिरर बना हुआ है बेटा ये कॉनकेव मिरर है, ये गोले के कटे हुए भाग होते हैं। अगर किसी कांच के गोले को आप बीच से काटो, कांच के गोले को आप ऐसे काटो, ध्यान रखना, कोई भी आपके पास एक कांच का गोला है, उस कांच के गोले को आप कट कर दो बेटा ऐसे करके, ध्यान रखना, या ऐसे करके आप इसको ऐसे करके कट कर दो, तो जो इधर वाली कटिंग का पोर्शन निकला है, इधर वाली कटिंग का पोर्शन, उसमें अगर आप इस वाले सरफेस को पॉलिश्ड कर दें, इसमें पॉलिश को चढ़ा दें, तो ये बन जाता है प्यारे बच्चों अवतल दर्पण मींस कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। और अगर आप इसमें इस वाले सरफेस को पॉलिश कर दें अंदर वाले को, तो ये बन जाता है उत्तल दर्पण, इसको बोलते हो बेटा कॉन्वेक्स। तो ये बन गया कॉनकेव, केव माने गुफा, कॉनकेव, और ये बन गया कॉन्वेक्स। क्लियर। कॉन्वेक्स और कॉनकेव सबको समझ में आ गया कैसे बनाया जाता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव? दिमाग में बात आ रही है कुछ लोगों की, ये होता कहाँ है, कहाँ ये होता है? अरे तो गाड़ियों के साइड लैंप में होता है। जब कटिंग को कटवाने जाते हो तो सामने वो जो मिरर रखता है दीवार में, ध्यान रखना, बार्बर जिसको नौआ भी कहते हो, वो जब सामने मिरर जो रखता है, ध्यान रखना, जो नाई सामने मिरर रखता है वो भी क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। कौन सा? स्फेरिकल। तो सर्च लाइट होती है उसमें
उसमें जो मिरर लगा रहता है वो कौन सा होता है बेटा? कॉनकेव मिरर होता है। बहुत जगह कॉनकेव मिरर है ना। टेलीस्कोप जो होते हैं उनमें भी इस प्रकार के स्फेरिकल मिरर लगे होते हैं, उसमें भी इस प्रकार के स्फेरिकल मिरर लगे होते हैं, गोलीय दर्पण लगे होते हैं। बहुत ध्यान से अच्छी तरीके से क्लास को पढ़िए कि आपको मिरर में कोई संदेह ना रह जाए और एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको फोड़ के चले जाओ। ठीक है, तो ये तो बन गए बेटे दो प्रकार के मिरर जिनको बोलते हो स्फेरिकल मिरर। एक मिरर कहलाता है कॉनकेव, और इधर से मैं हट जाता हूं, दूसरा मिरर देखो ये क्या है? कॉन्वेक्स। प्यारे बच्चों, तो कॉन्वेक्स मिरर में अंदर वाला तल पॉलिश है और कॉनकेव में बाहर वाला तल पॉलिश है। कॉनकेव का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? अवतल दर्पण, इसको आप लोग बोलते हो अवतल दर्पण, ठीक है ना, और इसको आप लोग बोलते हो उत्तल दर्पण। आज आपको मिरर सीख के जाना है, आज के बाद से मिरर का कोई भय नहीं होना चाहिए। जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं वैसे आपको भी मिरर समझ में आना चाहिए। और सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की कॉन्सेप्ट क्लास भी आपको आगे और भी मिलती रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आपको मैं ऐसे ही सारे टॉपिक्स की कॉन्सेप्ट क्लास देता रहूंगा, लेकिन केवल उन्हीं पॉइंट्स की जो एग्जाम में उपयोगी होने वाले हैं। बाकी तो बाद में पढ़ना जब पर्याप्त समय आपके पास में हो। क्लियर हो गया? तो आई होप सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई। लाइक कर दो वीडियो को और बेटा शेयर भी करो, जिससे जो जरूरतमंद बच्चे हैं, जो लगातार दूर दराज इलाकों में भी हैं, वहां तक भी ये वीडियो पहुंचे और उनको भी लाभ मिल सके और वो लोग भी शिक्षा या इस नॉलेज का उपयोग करके, इस ज्ञान का उपयोग करके कंपटीशन एग्जाम को क्रैक कर सके। क्लियर? अब बेटा ये जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उसमें ये जो लाइन आप देख रहे हो उसका नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। कौन सी अक्ष? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष माने प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? ये प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जहां पर कट करती है इसको हम लोग बोलते हैं पोल। इसको हम लोग बोलते हैं पोल। इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। पोल अर्थात ध्रुव। ध्यान रखिएगा, तो दैट इज द पोल। मैंने यहां लिखा है P इज इक्वल टू पोल ऑफ मिरर। क्लियर हो गया? इसके आगे होता है बेटा फोकस। फोकस वो बिंदु होता है जहां पर प्रकाश की किरण या तो वास्तव में फोकस होती है या फोकस होती हुई प्रतीत होती है ना, या तो रियल में फोकस होगी या अपीयर्स टू फोकस, या फोकस होती हुई प्रतीत होगी, उसको कहते हो फोकस। प्यारे बच्चों, और जिस गोले से मैंने इस मिरर को काटा है, इस वाले मिरर को और इस वाले मिरर को जिस गोले से काटा है, उस गोले का जो सेंटर होता है बेटा उसी को बोलते हो सेंटर सी। ये सी और ये सी, इसका नाम होता है प्रकाशिक केंद्र। इसको बोलते हो ऑप्टिकल सेंटर। तो सबको नाम समझ में आ गए? पी को क्या कहते हो? बोलो मेरे साथ, पोल ऑफ द मिरर। एफ को क्या कहते हो? फोकस। और सी को क्या कहते हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हो वक्रता केंद्र। तो हर मिरर में ये तीन चीजें होती हैं। केवल प्लेन मिरर को छोड़कर समतल दर्पण में फोकस और सेंटर नहीं होता। ध्यान रखना, फोकस और सेंटर किसमें होता है? जो कॉन्वेक्स और जो कॉनकेव हैं। सबको क्लियर हो गया? कॉपी में नोट भी कर लें, फिगर भी बना लें, और मैं उसी तरह आपको पूरी क्लास पढ़ा रहा हूं। जैसे मैं ऑफलाइन में भी बच्चों को पढ़ाता हूं उसी प्रकार मैं मेहनत कर रहा हूं। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिवीजन करो और आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाओ। तो तीन बातें समझ में आ गई। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। नोट कर लो पहले कॉपी में, फिर इनसे संबंधित एक एक मिरर को लेकर के हम लोग इनकी इंपॉर्टेंट चीजों को समझेंगे और उनके बारे में एग्जाम में क्या क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और उस प्रकार की प्रॉब्लम्स को भी लगाएंगे। क्लियर बेटा? नोट कर लें जल्दी से। अब बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि जो प्लेन मिरर होता है, देखिए अब एक एक मिरर की हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे और जो पॉइंट्स एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं उनको हम और आप मिलकर तैयार करेंगे। तो जिनके पास नोट्स बने हैं वो लोग केवल रिवीजन कर लें, और जिनकी क्लास छूट चुकी है वो लोग क्लास नहीं पढ़ पाए थे या फिर जिन्होंने अभी तक पढ़ा ही नहीं और वो जानना चाहते हैं एग्जाम में मिरर की क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, वो लोग एक एक मिरर के बारे में सारे सवालों को ध्यान से समझेंगे। ठीक है बेटा? तो पहले कंडीशंस देखते हैं प्लेन मिरर की। किसकी? प्लेन मिरर, जिसको कहते हो समतल दर्पण। तो बेटा एक बात तो आप सभी लोग जानते हो, अभी इधर मत देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है? मन लगा करके एक एक पॉइंट को सुना करो, ध्यान रखिएगा। आप लोग जानते हो कि जो मिरर होता है ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसको कहते हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
क्या बोलते हो बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस समय अगर मैं आपको दिख रहा हूं तो परावर्तन के गुण के कारण, अगर ये कपड़ा आपको दिख रहा है तो परावर्तन के गुण के कारण, जिसको रिफ्लेक्शन बोला जाता है। अगर ये बोर्ड आपको दिख रहा है तो रिफ्लेक्शन के कारण, आपके आसपास जो भी चीजें हो कमरे में वो आपको अगर दिख रही हैं तो रिफ्लेक्शन के कारण। किसके कारण? रिफ्लेक्शन के कारण। रिफ्लेक्शन मींस प्रकाश का परावर्तन। हमारे आसपास बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, जो रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर बेटा कार्य करती हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हो? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मिरर भी एक ऐसी चीज है जो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। पहला डायग्राम आप लोग ध्यान से देखें, ये कोई एक प्लेन मिरर है बेटा, समतल दर्पण। आप लोग क्या पढ़ते हो कि कोई प्रकाश की किरण मिरर पर गिरी और वापस उसी माध्यम में लौट गई। इसी को हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान रखिएगा। तो ये जो किरण है, जो प्रकाश की किरण AO, इसका क्या नाम हुआ? आपतित किरण मींस इंसिडेंस रे। ये जो किरण है OB, इसका क्या नाम हुआ? परावर्तित किरण मींस रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। ये जो बीच में हमने मिरर पे लंब खींचा है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है NO, इसको कहते हो नॉर्मल। क्या कहते हो? नॉर्मल। आता है तो रिवाइज कर लो, भूल गए हो तो याद कर लो। ठीक, दो ही बातें हैं। तो ये जो लाइट रे है इसका नाम है इंसिडेंस रे, इसको बोलते हो आपतित किरण। कौन सी किरण बेटा? आपतित किरण। प्यारे बच्चों, ये जो किरण चली गई इसका क्या नाम है? परावर्तित किरण। इसको बोलते हो रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड, इसको बोलते हो इंसिडेंस। और ये जो बीच में बना इसका नाम है नॉर्मल, इसको कहते हो अभिलंब। इसको क्या बोलते हो? अभिलंब। अभिलंब का मतलब नॉर्मल, जो परपेंडिकुलर हो। क्या हो? मिरर पे परपेंडिकुलर। तो बेटा ये पूरी घटना कौन सी हो गई? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी प्रकाश की किरण का किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में जाना। व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन एनी प्लेन सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपको वस्तुएं क्यों दिखती हैं? अपवर्तन के कारण कि परावर्तन के कारण? तो प्यारे बच्चों आंसर है परावर्तन के कारण हमें वस्तुओं का आभास होता है, उनका प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? परावर्तन। वो अपने से लाइट रे को लौटाती हैं, आपके आई लेंस में लाइट पहुंचती है, चक्षुओं में जिसको बोला जाता है, ठीक है, नेत्रों में, आई में लाइट आती है और आपको इमेज क्या होती है? दिखाई देती है। कितनी प्यारी फिजिक्स है, आसपास लग रही है, सारी चीजें तुमको दिखाई दे रही हैं, इसलिए टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो तुमको दिखाई दे रहा है। क्लियर? अब देखो ध्यान से, जैसे कोई प्लेन मिरर हम लोगों ने बनाया बेटा, ये कोई प्लेन मिरर है, इसको M1 M2 मैंने बोला, M1 M2 ये समतल दर्पण है, और यहां पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बिंदु वस्तु। मैं पहले से इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं जिससे मैं आपको और जो टाइम है वो समझाने में ज्यादा दे सकूं, ना कि इसमें ड्रॉ करने में। ठीक है, इसलिए मैं पहले से बना के तब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? तो कोई भी एक प्लेन मिरर है M1 M2, ये कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, इसका नाम है पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी बिंदु वस्तु। इससे प्रकाश की किरणें दर्पण पर जाकर गिरी। कितने किरणें गिरती हैं सर जी? 2। 1 और 2 गलत बात, कायदे से पढ़ो। अनंत किरणें गिरती हैं। किसी वस्तु से चलने वाली इनफाइनाइट रेज जो होती हैं वो मिरर पे गिरती हैं। यहां पर मैंने केवल 2 किरणें दिखाई हैं, लेकिन वास्तव में इनफाइनाइट रेज आकर के इस पर गिर रही हैं, और गिरने के बाद देखो ये रिफ्लेक्ट हो गई यानी लौट गई। तो मैंने यहां पे क्या बनाया? नॉर्मल। यहां पे क्या बनाया? नॉर्मल। और ये परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाया, इस वाली परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाया, और एक दूसरे को जहां पर मिली उसको क्या बोलते हो? इमेज। उसको बोलते हो प्रतिबिंब, उसको बोलते हो प्रतिबिंब। ध्यान रखना, प्रतिबिंब, उसको बोलते हो वस्तु का प्रतिबिंब, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो देखो ऑब्जेक्ट कहां पर रखी है? मिरर के सामने। इमेज कहां बन रही है? मिरर के पीछे। समझ रहे हो मेरी बात को? वस्तु कहां पर रखी है? इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने, दर्पण के सामने। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, पीछे पीछे, बिहाइंड द मिरर। कहां बन रही है? बिहाइंड द मिरर, है ना? तो जब तुम शीशे के सामने ऐसे खड़े होते हो, दीवार पे ऐसे शीशा टंगा होता है और आप इसके सामने ऐसे खड़े होते हो, जैसे ये पेन ये तुम हो, मान लो अपने आप को इसके सामने खड़े हो, तो इमेज कहां बन रही है? पीछे, है ना? तो देखो जाके क्या पीछे वाले कमरे में इमेज बन रही है तुम्हारी? क्यों? कॉन्सेप्ट तो यही कह रहा है कि इमेज कहां बनती है? पीछे। दर्पण के पीछे झांक के देखो कहां तुम्हारी इमेज बन रही है? नहीं दिखाई देगी।
क्यों? क्योंकि वास्तव में वो इमेज कहां बन रही है? मिरर के अंदर। मिरर के अंदर। आभास कहां हो रही है? पीछे। बन कहां रही है? मिरर के अंदर। पीछे कहां बन रही है? हैं? पीछे कहां बन रही है? अगर तुम्हारे सामने कोई मिरर टंगा हुआ है सामने वाली दीवार पे और उसके पीछे किसी दूसरे का घर है, तो तुम खड़े हो अपने घर पे, प्रतिबिंब बन रहा है दूसरे के घर पे पीछे जाकर के। क्या ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। इमेज कहां बनेगी? बोलो। इमेज बनेगी मिरर के अंदर, लेकिन वो आभासी है। हमको ऐसा आभास होता है कि इमेज कहां बन रही? मिरर के पीछे बन रही है। तो याद कर लेना, प्लेन मिरर से बनने वाली जो इमेज है वो कहां बन रही है? मिरर के पीछे। जबकि वास्तविकता में सत्य बात क्या है? किताबों में झूठ लिखा है पीछे, सत्यता क्या है कि वो कहां बन रही है? मिरर के अंदर। तो अगर आपने सुन रखा है कि इमेज बनती है मिरर के पीछे, तो ऐसा नहीं है। इमेज बनती है कहां पर? मिरर के अंदर। आभास होता है कि वो कहां बन रही है? पीछे, यानी बिहाइंड। देखने ना चले जाना पीछे वाले घर में, ठीक है? तो तुमको लट लेके दौड़ा ले और कहते आओ बेटा तुमको हम दिखाते हैं तुम्हारा प्रतिबिंब कहां है, ठीक है? तो ये बात सबको समझ में आ गई? चलो भाई समझ में आ गई तो लाइक कर दो फटाफट, लाइक करो, कमेंट भी करते चलो। आज मैं सबके कमेंट रीड करूंगा, देखूंगा किसने किसने क्लास पढ़ी और किसको क्लास पढ़ने में इंटरेस्ट आया और मिरर बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया, ठीक है? अब हम लोग उस क्वेश्चन सीखेंगे जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आपको समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियों के बारे में एग्जाम पेपर में पढ़ के जाना है। इनके ऑब्जेक्टिव बहुत पूछे जाते हैं, देखो जरा ध्यान से। पहला पॉइंट क्या है? समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, द इमेज मेड बाय प्लेन मिरर। नंबर 1, दर्पण के पीछे बनता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिहाइंड द मिरर। मैंने अभी समझाया तो यार, बनता है दर्पण के पीछे, आभास होता है कहां बन रहा है? बोलो। बनता है दर्पण के अंदर, आभास होता है कहां बनना है? दर्पण के पीछे। देखने मत चले जाना, और ना विश्वास हो तो देख लो और फिर देखो उसका फीडबैक क्या आया, है ना? वास्तव में पीछे कोई घटना घटित होगी। उसके बाद देखो दूसरी जो इमेज है उतनी ही दूरी पर बनता है। दूसरा पॉइंट, उतनी ही दूरी पर बनता है। कौन बनता है? प्रतिबिंब। उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनता है, तो कहोगे उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। तो अगर तुम दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पे खड़े हो बच्चों, तो आपकी इमेज कहां बन रही है? दर्पण के पीछे। और कितनी दूरी पर बन रही है? 2 मीटर की दूरी पे बन रही है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं है। 2 मीटर पीछे थोड़ी चले जाओगे दीवार के, ध्यान रखना। वास्तव में वो इमेज कहां बन रही है? मिरर के अंदर बन रही है। लेकिन वो दूरी कितनी होती है? उतनी ही होती है जितनी हम लोग दर्पण के सामने खड़े होते हैं या ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, इमेज बनती कहां है? नंबर 1 पहला पॉइंट, दर्पण के पीछे बनती है। क्लियर? नोट कर लो बेटा जिसने इसने ना पढ़ा हो, और इसने पढ़ा हो वो रिवीजन कर लो मन लगा करके। और उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। बड़ा अच्छी बात है। अगर किसी मिरर के सामने x दूरी पर ऑब्जेक्ट है, ये दूरी अगर x हो ऑब्जेक्ट की, तो इसकी जो इमेज होगी वो भी x दूरी पर ही बनेगी। इस बात को आप हमेशा याद रखें। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि 10 सेंटीमीटर की दूरी ऑब्जेक्ट की है, तो इमेज भी कितनी दूरी पर होगी प्यारे बच्चों? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही होगी। क्लियर? आगे बढ़ो। प्रतिबिंब आभासी, सीधा और पार्श्व परिवर्तित होता है। आभासी तो बात तुमको समझ में आ गई। वर्चुअल इमेज कैसी? वर्चुअल। तुम सामने अगर खड़े हो तो आपकी इमेज कहां बन रही है? बिहाइंड द मिरर, है ना? तो तुम थोड़ी वहां पे खड़े हो, कोई फोटोकॉपी की मशीन थोड़ो ना लगी है कि तुम सामने खड़े हो तुम्हारी फोटो खींच के पीछे आ गई। काहे? ऐसा है क्या? नहीं है। इसका मतलब आभासी, वर्चुअल, एक आभासी। ध्यान रखना, अगर सामने एक रियल में दीनानाथ खड़ा है मिरर के, तो पीछे एक आभासी दीनानाथ बनेगा। आभासी 2-2 दीनू थोड़ो हो गए, 2-2 दीनानाथ थोड़े हो गए। आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है। सीधा को समझ लो ना, जैसी ऑब्जेक्ट वैसी इमेज बनेगी कि उल्टी हो जाएगी भूतों की तरीके, पैर ऊपर सर नीचे ना, जैसे हो वैसे ही दिखाई दोगे। लेकिन ये वाला कान इधर दिखेगा, ये वाला कान इधर दिखेगा, ये वाली नाक, अरे एक ही तो होती है, तो ये वाला कान इधर दिखेगा, ये वाला कान इधर दिखेगा। शरीर का बायां भाग दायां, दायां भाग बायां। ऐसा अगर ऑब्जेक्ट है तो ऐसी इमेज दिखेगी, और ऐसी ऑब्जेक्ट है तो ऐसी इमेज बनेगी। कभी गौर करके देखो, गौर नहीं किया आज तक। अब देख लो जरा सामने की तरफ खड़े होगे, इस वाले
इस वाले गाल पे कोई साइन बना लो ऐसे ऐसे करके, है ना, ऐसे ऐसे करके बना लो, इसको लिख लो कैपिटल आर, राइट चीक, दायां गाल, और मिरर के सामने खड़े हो जाओ, देखो बायां दिखेगा, ठीक है। तो पार्श्व परिवर्तित का मतलब बेटा यही होता है लैटरली इन्वर्टेड। कैसा? लैटरली इन्वर्टेड, ध्यान रखिएगा। तो आभासी होता है, सीधा होता है, पार्श्व परिवर्तित होता है इस प्रकार का नहीं, इस प्रकार का, है ना। बायां भाग वस्तु का प्रतिबिंब में दायां दिखेगा और वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां दिखेगा, क्लियर। और यह प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ सभी को? सबको समझ आ गया? वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार कितना होगा? वस्तु के आकार के बराबर। साइज ऑफ इमेज कितनी होगी बेटा? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगी। तो पांचों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। ये 5 प्रॉपर्टीज प्लेन मिरर की आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें कि आपको पढ़ाई कैसी लग रही है, इंटरेस्ट आ रहा है। आगे के पॉइंट में आपको ऐसे ही मेन जो पॉइंट्स हैं उसकी वीडियोस लगातार आप तक पहुंचाता रहूंगा, लेकिन उसके लिए पहले जरूरत है वीडियो को लाइक करो, और जो नए बच्चे इस समय देख रहे हैं वीडियो को, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो, जिससे अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। क्लियर? तो पांचों प्रॉपर्टी को समझ में आ गई। प्रतिबिंब कहां बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखी होती है। प्रतिबिंब आभासी, सीधा और पार्श्व परिवर्तित होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके विगत प्रश्नों में, पेपर्स में कई बार प्रश्न बनते रहे हैं प्लेन मिरर के इस टाइप के। तो ये आपको याद करके जाना है। नोट कर ले बेटा जल्दी से। अगला कॉन्सेप्ट बच्चों ध्यान से समझें। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये क्वेश्चन अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। इस प्रकार के सवालों को आपको कंफर्म कर लेना है। बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, और जिनको ना आता हो वो लोग मेरे साथ रिवाइज करें। कोई भी दो प्लेन मिरर अगर एक दूसरे से थीटा एंगल पर रखे जाएं ऐसे, ठीक, ये देखो, ये दो मिरर M1 और M2 है, इनको मैंने थीटा एंगल पे रखा। कोई भी दो प्लेन मिरर अगर एक दूसरे से थीटा एंगल पर रखे जाएं, कोई भी दो प्लेन मिरर अगर एक दूसरे से थीटा एंगल पर रखे जाएं, तो ऐसी कंडीशन में अगर उनके बीच कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो ये टॉपिक आपको बताया जा रहा है। वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या, नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आंसर है n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। थीटा क्या है बोलो? दोनों मिरर्स के बीच के एंगल को थीटा कहते हो, और नंबर निकालने का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। क्लियर हो गया? तो ये देखो लिखा भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार इसके क्वेश्चंस आए। अभी मैंने भी जो प्रैक्टिस सेट का वीडियो डाला हुआ है उसमें भी इसके क्वेश्चंस हैं, आपने देखा भी होगा। तो आंसर आएगा n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। उसके बाद यदि n का मान एक सम संख्या हो, आपने ये कैलकुलेशन करी, और अगर n की वैल्यू एक इवन नंबर आ जाए, 2, 4, 6, 8, 10, जानते हो ना सम संख्या, जो 2 से विभाजित हो जाए उसको इवन नंबर कहते हो। 2, 4, 6, 8, 10 अगर इस प्रकार का कोई नंबर आ जाए तो प्रतिबिंबों की संख्या, नंबर ऑफ इमेजेस, बच्चों पेपर में क्या सही करके आओगे? n-1। जो भी n आए उसको देख लेना क्या ये सम संख्या है। अगर ये इवन नंबर आ रहा हो तो उससे एक को माइनस कर देना, और अगर n की वैल्यू क्या हो? ऑड नंबर हो। विषम माने ऑड नंबर, 1, 3, 5, 7, 9, जिनको 2 से विभाजित ना किया जा सके, अगर ऐसा कहीं पर भी n हो तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों? तो प्रतिबिंबों की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर क्या रहेगा? n। बोलो ये बात सबको समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट करके इसको जरूर रिमार्क कर लो, ध्यान रखना। जैसे फॉर द एग्जांपल हम लोग एक क्वेश्चन लेके चले कि कोई भी दो प्लेन मिरर हैं, ठीक, ये एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर है। कुछ लोगों ने आंसर इसका तुरंत सोच भी लिया होगा क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो n इज इक्वल टू क्या आया? 6 आया। अब बोलो 6 क्या है? 6 इवन है कि ऑड है? सम है कि विषम है? ये 2 से विभाजित है ना, तो ये एक इवन नंबर है, ये एक सम संख्या है। और जब ये सम संख्या आए तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों? n-1। दैट मींस नंबर ऑफ इमेजेस, अर्थात प्रतिबिंबों की संख्या 6 में से 1 कम करोगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 5।
क्लियर हो गया सभी लोगों को? एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया? इसी प्रकार अगर आप ध्यान से देखें कि अगर कोई भी दो प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ, देखो अब आपको तुरंत समझ में आ गया, अगर कोई दो प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ 30 अंश पर हैं 30 डिग्री पर, तो बताओ कितनी इमेज बनेगी? जल्दी बताओ कितनी इमेज बनेगी? n इज इक्वल टू 360/30, ये आया 12, और ये भी एक इवन नंबर है, ये भी एक सम संख्या है। देयरफॉर नंबर ऑफ इमेजेस n-1, दैट मींस 11 इमेज बनेगी। कितनी इमेज बनेगी बेटा? 11 प्रतिबिंब बनेंगे। 11 इमेजेस आर फाउंड। क्लियर हो गया? तो ये तो भाई क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो सभी लोग उसको जरूर तैयार कर लें। अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ इमेजेस, तो कॉन्सेप्ट होता है n-1, जब इवन संख्या आ जाए यानी सम संख्या n आए, डिवाइड करने पर थीटा का डिवाइड करने पर अगर ये n की वैल्यू इवन आए तो n-1 कर देना, और अगर ये 1, 3, 5, 7, 9, 11 करके आ जाए तो कोई फर्क ना करना, n इज इक्वल टू उतना ही आंसर रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। नोट कर लें जल्दी से कॉपी में। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो अगर आपको पढ़ने हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर इस बात को लिखें। हाँ, लेकिन पढ़ने के लिए आपको मैं बार बार कह रहा हूं, कमेंट करके जरूर बताना पड़ेगा। इस प्रकार की जैसी आज की मैंने क्लास आपको पढ़ाई है, क्या ऐसे ही आप फार्मूलेस को रिवीजन करना चाहते हैं? अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट मेरे पास आएंगे तो मैं अगला वीडियो जरूर इसका फिर से बनाऊंगा और आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो। लेकिन आप भी एक काम करो, वीडियो को लाइक करो, और भी जो बच्चे हैं उनको भी बताओ, जिससे वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार सभी बच्चों को इसका फायदा मिले, सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। जल्दी सभी लोग क्वेश्चन नोट कर लें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों ध्यान दें, यदि आपतित किरण को स्थिर रखकर समतल दर्पण को थीटा एंगल पर घुमाया जाता है, ठीक है, इंसिडेंस रे को छेड़छाड़ मत करो। ये देखो, ये आपतित किरण है AO, इसको ऐसे ही रहने दो। ये रिफ्लेक्टेड किरण है OB, परावर्तित किरण, और ये बेटा मिरर है, ठीक है, जो डार्क लाइन से पहले बना हुआ है, ये पहले वाला मिरर है। इसको मैं लिख देता हूं M1 M1 और M2, और ये है M1 डैश और ये है M2 डैश। ठीक, जो डैश वाली पोजीशन है वो मिरर की फाइनल पोजीशन, और ये पहले मिरर था। अब पढ़ो जरा क्या लिखा है। यदि आपतित किरण को इंसिडेंस रे को स्थिर रख करके प्लेन मिरर को थीटा एंगल पर घुमाया जाए, प्लेन मिरर को थीटा एंगल पे घुमाया जाए, ऐसे मिरर रखा है, इसको आप ऐसे थोड़ा सा टिल्ड कर दो, झुका दो, ठीक है, कोई मिरर ऐसे रखा हुआ है, इसको आप थोड़ा सा ऐसे टिल्ड कर दो, झुका दो, समझना। जैसे ये कोई मिरर रखा है, इस मिरर को आप किसी एंगल पे ऐसे झुका दो, ठीक, पहले ऐसे रखा था ना, पहले ऐसे रखा था, अब आप इसको किसी एंगल पे ऐसे झुका दो। समझ गए मेरी बात को? नहीं समझ में आ रही है? अरे समझ लो, और कितना झुका दें, गिरा दें क्या? ऐसे ऐसे मिरर रखा हुआ है, इसको ऐसे झुका दिया। तो अगर आप किसी प्लेन मिरर को थीटा एंगल पर घुमा देते हो, झुका देते हो, तो परावर्तित प्रकाश की किरण, रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट 2 थीटा एंगल घूम जाती है। कितना घूम जाती है बेटा? 2 थीटा एंगल घूम जाती है। सबको समझ में आ गया? अगर आपतित किरण को अपनी जगह पर ही रहने दो, रिफ्लेक्टेड लाइट को भी अपनी जगह पे रहने दो, पहले आप एक काम करो, प्लेन मिरर को झुका दो, तो जो रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट है वो भी प्यारे बच्चों अपने आप झुक जाएगी, वो भी किसी एंगल पे झुकेगी, और वो एंगल होगा 2 थीटा। कितना होगा? 2 थीटा। देखो डायग्राम में, मिरर को मैंने घुमाया है थीटा, तो रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट भी 2 थीटा एंगल घूमेगी। सबको समझ में आ गया? जिसका क्वेश्चन कभी आ जाए पेपर में तो ध्यान रखना, अगर वो आपसे एग्जाम में कह दे कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है और उस प्लेन मिरर को मैंने उसकी वास्तविक स्थिति से, ये वास्तविक स्थिति है M1 M2, ये M1 M2 डैश हो गई बेटा। अगर वो कह दे कि 30 डिग्री पर मैंने मिरर को घुमाया, वो आपसे बोल दे कि आपतित किरण के सापेक्ष समतल दर्पण को, यानी प्लेन मिरर को, समतल दर्पण को मैंने 30 अंश कोण पर घुमाया, 30 अंश कोण पर घुमाया, और वो आपसे कह दे कि बताओ परावर्तित किरण कितना घूम गई, रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट जो होगी वो कितने एंगल टर्न कर जाएगी, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ जो लाइट होगी वो 2 थीटा एंगल घूमेगी। कितना घूमेगी?
2 थीटा। तो अगर कोई भी लाइट रे इस प्रकार की है जो मिरर पर गिर रही है, दर्पण पर गिर रही है, और मिरर को हम लोग कितना घुमा रहे हैं, थीटा एंगल पे, तो रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट कितना घूमेगी प्यारे बच्चों, 2 थीटा एंगल पर घूमेगी। कहने का मतलब यहां पर सवाल का आंसर होगा परावर्तित प्रकाश की किरण 60 अंश का कोण बनाते हुए घूमेगी। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए घूमेगी। नोट कर ले सब लोग कॉपी में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो प्लेन मिरर का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो बॉडी के मूवमेंट का। जैसे ये प्लेन मिरर बना हुआ है और ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु, और ये उसकी इमेज है। मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को मिरर की ओर चलाया। तो आप लोग जानते हो जब वस्तु को दर्पण की ओर चलाओगे तो प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर चलेगा। होता है कि नहीं होता है ऐसा? सामने दीवार पे दर्पण लगाओ, कभी उसकी ओर चल के देखो। जब उसकी ओर चलोगे तो आपका प्रतिबिंब भी तो आपके पास में आ रहा है। यानी जैसे जैसे वस्तु दर्पण की ओर जाएगी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की ओर जाएगी, वैसे वैसे जो प्रतिबिंब होगा, जो इमेज होगी, वो भी मिरर की ओर आएगी। सबको पूरी बात समझ में आ गई क्या? तो याद रखा करो कि जो प्रतिबिंब का वेग होता है, प्रतिबिंब का वेग, वेलोसिटी ऑफ जो इमेज है, वो नेगेटिव साइन होता है वस्तु के वेग के। ठीक है, इस फार्मूले को सभी लोग याद रखा करो। जो प्रतिबिंब का वेग है, अगर उसको मैं VI लिखूं और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को VO लिखूं, ध्यान रखिएगा, तो फार्मूला होता है बेटा VI इज इक्वल टू माइनस VO। तो कभी आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि एक लड़का एक दर्पण की ओर 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चलता है, तो उसका प्रतिबिंब किस वेग से चलेगा, तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर 2 मीटर पर सेकंड के वेग से ही चलेगा। क्लियर? और वेलोसिटी को फाइंड आउट करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है बेटा, अगर दर्पण भी चलने लगे तो Vm बराबर फार्मूला होता है VI प्लस VO बाई 2। ये प्राइम फार्मूला है जिसको मास्टर फार्मूला कहते हो। यहां Vm को बोला गया है वेलोसिटी ऑफ मिरर, दर्पण का वेग, VI को वेलोसिटी ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का वेग, VO को वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का वेग, और 2 को, अरे 2 तो 2 होता है। फार्मूला याद रखना, Vm इज इक्वल टू VI प्लस VO बाई 2। ठीक है, डिफरेंशिएशन के बाद आता है डिटेल क्लास, जिस दिन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ही करके दिखाऊंगा। फिलहाल अभी आपको तो पेपर कम में, क्वेश्चन कम समय में करने हैं ना, अभी डिटेल में क्यों जाते हो? अब ऐसे आप ध्यान से समझो। नंबर 1, अगर मैं आपसे कह दूं कि दर्पण, जो दर्पण है वो वस्तु की ओर, दर्पण वस्तु की ओर x दूरी तक चलता है, x दूरी चलता है। ठीक बेटा? जो मिरर है वो ऑब्जेक्ट की ओर x दूरी चलता है। इसका मतलब उसका वेग कितना हुआ, x मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में x मीटर। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, जो Vm है वो हुआ x, ऑब्जेक्ट अपनी जगह रुका है तो VO इज इक्वल टू 0, और VI आपको बच्चों फाइंड आउट करना है, फार्मूले में रखो, x इज इक्वल टू VI प्लस 0 बाई 2, और जब आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा VI इज इक्वल टू क्या आएगा, 2x मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर आप केवल डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो इमेज का डिस्प्लेसमेंट आएगा 2x। सबको बात समझ में आई? अगर कोई भी मिरर ऑब्जेक्ट की ओर x दूरी चलता है तो उसकी जो इमेज होगी, मिरर चल रहा है, तुम खड़े हो, मिरर तुम्हारे पास आ रहा है, तो जो इमेज है वो भी और आगे आएगी, लेकिन दोगुनी रफ्तार से, यानी वो 2x का केस होगा। और पहला वाला केस देखो मैंने यहां क्या बताया था, डायरेक्ट, उसको तो आप सीधे सीधे समझ सकते हो। देखो पहला वाला केस क्या था, ठीक है, इसको मैं दूसरा कह देता हूं। चलो यहां पर मैंने आपसे बोला कि जब वस्तु, जो ऑब्जेक्ट है वो x दूरी चलती है ना, x दूरी चलती है, लेकिन दर्पण स्थिर है, मिरर जो है वो अपनी जगह रुका हुआ है। इसका कोई ऑब्जेक्टिव आए पेपर में तो कैसे करोगे? इस बार कौन चल रही है, ऑब्जेक्ट, तो VO इज इक्वल टू x रख सकते हो, ध्यान रखना। मिरर कैसा है, रेस्ट में, तो Vm को 0 रख सकते हो बेटा, और VI को पता लगाना है, रख के देख लो, यही फार्मूला आ जाएगा। चेक कर लो जरा सभी लोग, इसी फार्मूले में रखो। तो 0 इज इक्वल टू VI हमको पता लगाना है, और VO की वैल्यू है x बाई 2,
2 को इधर भेजोगे 0, तो बेटा VI बराबर आ गया -x। क्या आ गया? देखो मैंने क्या लिखा था, प्रतिबिंब का वेग बराबर माइनस इंटू वस्तु का वेग। सबको समझ में आया? फिर से एक बार समझ लो, मैं आपको बता दूं, अगर आप मिरर की ओर x मीटर पर सेकंड से जाते हो तो आपकी जो इमेज है वो भी मिरर की ओर x मीटर पर सेकंड से ही आएगी। पहला केस सबको समझ में आ गया? दूरी कहे तो x और x कर देना, और अगर स्पीड या वेलोसिटी की बात हो तो x मीटर पर सेकंड कर देना, ठीक है। और अगर उसके बाद आपसे ये बोले कि जो मिरर है, मिरर वो मिरर तुम्हारी तरफ आ रहा है, जरा फील करो इस बात को, दर्पण आपकी तरफ आ रहा है x दूरी, आप अपनी जगह पे ही हो, दर्पण आ रहा है, दर्पण में कोई अंदर चला गया, वो दर्पण को लेके आ रहा है, वो मिरर को लेके आ रहा है तुम्हारी तरफ, x दूरी या x मीटर पर सेकंड से ला रहा है, तो जो इमेज होगी वो दोगुनी रफ्तार से भागेगी। दैट मींस आंसर आएगा VI बराबर 2x मीटर पर सेकंड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, नोट कर लें सभी लोग कि अगर कोई वस्तु दर्पण की ओर x दूरी चलती है, यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर x दूरी चलती है तो प्रतिबिंब भी उसका जो होगा वो दर्पण की ओर x दूरी ही चलेगा, लेकिन विपरीत दिशा में। माइनस साइन ये बताता है अपोजिट डायरेक्शन। और सेकंड प्रॉपर्टी नोट कर लो, यदि दर्पण वस्तु की ओर x मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो उसका प्रतिबिंब 2x मीटर पर सेकंड से या 2x दूरी चलेगा। क्लियर हो गया बेटा? सभी लोग वीडियो को पॉज करके नोट्स को बना लें, और आई होप आज की पूरी क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मैंने अपना पूरा 100% देने का प्रयास किया है जिससे आपको पूरा लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ में आए। फिर भी यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखे, और यदि आप चाहते हैं, फिर वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं, सामने से हट जाता हूं, नोट कर लो जल्दी से, वीडियो को पॉज करके, फिर मैं सामने आ गया, फिर से मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूं कि जो बच्चे चाहते हैं कि इसी प्रकार की डिटेल कॉन्सेप्ट की जो क्लास है और वो चीजें जो केवल एग्जाम में आती हैं वो मुझको एक बार रिवीजन करा दी जाए या पढ़ा दी जाए, तो सब लोग भर भर के कमेंट करो और इस वीडियो को शेयर करो और उन बच्चों तक पहुंचाओ जो वास्तव में जिनकी परिस्थिति नहीं ठीक है, या ऐसे बच्चे जो लगातार कंटिन्यूअसली क्लासेस बेटा नहीं कर पाए हैं, उनके पास कुछ समस्या रही है। बेटा मेरा ये टारगेट है कि जो बच्चे फीस के अभाव में कोचिंग क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए, ऑफलाइन बैच नहीं पढ़ पाए हैं, है ना, कहीं पर भी ऑफलाइन नहीं पढ़ पाए हैं, तो उनको जितना हो सके फ्री में कंटेंट यूट्यूब के माध्यम से मैं अपनी तरफ से जो भी कर सकूं उनके लिए वो करता रहूं। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोग इसी प्रकार, बस आपका सहयोग का मतलब वीडियो को लाइक किया करो और जिससे हम लोग को और अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब भी किया करो चैनल को, जिससे और भी बच्चे लगातार हम लोगों के साथ में जुड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताओ इसके बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में शेयर भी करो। और बस अपना लेकिन मेन उद्देश्य मत भूलना, क्या कि आपको पढ़ाई निरंतर मन लगा करके ही करनी है। निरंतरता, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। आप देख रहे हो इस समय लगातार वीडियोस लेके आपके लिए आ रहा हूं। अब आपकी जिम्मेदारी कि आप लोग उनको अच्छी तरह बेटा तैयार करो, जिससे आप चयनित हों, अपने अपने एग्जाम में आप सफल हों, और जो कष्ट का जीवन अभी तक आपने व्यतीत किया है, यदि अगर ऐसा है तो आप लोग उससे बाहर निकलें, अपने घर वालों को उससे बाहर निकालें, आप जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़ें, और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दें जिन्होंने आपकी परिस्थिति में आपके सामने आपकी हंसी करी है, या आपके सामने आपका मजाक उड़ाया, दूसरों के सामने आपका मजाक उड़ाया है, उनको हम लोग मुंह तोड़ जवाब दे सकें। और इसमें हम तुम्हारे साथ हैं, मैं आपके साथ में हूं, जितना मुझसे बन सकेगा मैं आपकी तैयारी को बहुत अच्छी तरह कराने का प्रयास करूंगा। बस बेटा चाहिए तो केवल आपका साथ और आपकी हिम्मत, आपका हौसला, जो कभी भी पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इसी प्रकार की और भी अच्छी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, लेकिन आप पहले कमेंट करके बताओ कि आप क्या चाहते हो कि आपको ऐसे कॉन्सेप्ट क्लास प्रैक्टिस के साथ साथ कराई जाए, कि केवल प्रैक्टिस ही क्लास कराई जाए। जैसा भी हो आप जरूर बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।